तो आज की जो हमारी ये क्लास है, ये क्लास अगर हम बात करें तो यूजीसी नेट और एमपी सेट सोशल वर्क की अगर मैं यूनिट नंबर 5 पर बात करूंगा तो उसमें समाज कार्य शोध दिया गया है, उन पर मैं बातचीत करने वाला हूं। आपको बता दूं, अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं मध्य प्रदेश में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसकी अगर आप यूनिट नंबर 4 देखेंगे तो आपको मिलेगा सामाजिक विज्ञान का शोध। सामाजिक विज्ञान का शोध और समाज कार्य शोध में ज़्यादा अंतर नहीं है, इस बात से आप लोग भी सहमत होंगे क्योंकि यूजीसी ने इस बात को खुद क्लियर किया है प्रश्नों के माध्यम से। ठीक है, जो अंतर है मैं आपको बताऊंगा। तो ये क्लासेस इन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, एमपीपीएससी, एमपी सेट और यूजीसी नेट। साथ ही साथ एमएसडब्ल्यू के जो स्टूडेंट है, रिसर्च जो पढ़ रहे हैं, उनका एक टॉपिक है MSW05 करके, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। एक किताब का नाम है रिसर्च। जब भी आप रिसर्च के बारे में पढ़ें तो सबसे पहले आपको महत्वपूर्ण किताबों के बारे में जान लेना ज़रूरी है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि रिसर्च आज की क्लास में ख़त्म हो जाए, अगर नहीं होगा तो कल की क्लास में श्योर है कि ये ख़त्म हो जाएगा रिसर्च। केवल मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात करूंगा। पहले मैं किताब के बारे में बता दूं आप लोगों से जो इंपॉर्टेंट विद्वान हैं। एक किताब है मैकडोनाल्ड का नाम, 1957 में इन्होंने एक किताब लिखा था, रिसर्च इन सोशल वर्क। इनकी किताब का नाम था रिसर्च इन सोशल वर्क। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, पेपर में हम लोगों से पूछा जा सकता है ऐसे क्वेश्चन को लेकर। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं, देखिए सोशल वर्क रिसर्च में केवल सोशल रिसर्च की बात मैं कर रहा हूँ, केवल सोशल रिसर्च की अगर मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से, तो वो उस किताब का जो नाम जाएगा रेडमैन जो है। अगर हम बात करेंगे आप लोगों से केवल सोशल वर्क रिसर्च की, केवल सोशल रिसर्च लिखिएगा, केवल सोशल रिसर्च लिखेंगे तो उसका सही जवाब जाएगा लुडबर्ग का नाम, लुडबर्ग का नाम। किताब का नाम क्या रहेगा? सोशल रिसर्च रहेगा केवल। और ये किताब जब आई थी तो याद रखिएगा 1953 में किताब आई थी, 1953 में किताब आई थी। तो यहाँ पे रिसर्च इन सोशल वर्क है, रिसर्च इन सोशल वर्क आएगा तो मैकडोनाल्ड का नाम आएगा। दोनों बातें आप साथ में जो है सीखते चलिए। फ्लेचर राउफ सी की बात करते हैं तो 1949 में रिसर्च एंड जो है स्टडीज़ इन सोशल वर्क की किताब आई थी और ये 1949 में आई थी। ये तीसरी किताब है सोशल वर्क के रिसर्च में। वाल्टर इंड्रास फ्रिडलैंडर की बात अगर मैं करूँ तो 1961 में एक किताब आई इनकी, इंट्रोडक्शन टू सोशल वेलफेयर। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। इनका नाम छोड़ दीजिए और सोशल वर्क जो यहाँ पे मैंने बताया है 57 वाला, ये इंपॉर्टेंट है। मैकडोनाल्ड का आगे नाम छोड़ दीजिए। यहाँ पर मैं वही चीज़ें बता रहा हूँ जो पेपर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आगे इम्पॉर्टेंट किताब में और किसी का नाम इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ इतनी चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब दो तीन बातें और दो तीन किताबों का नाम आप नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए, रिसर्च के संबंध में है। एक किताब का नाम है द रोमांस करके, द रोमांस ऑफ रिसर्च। नोट्स बनाते चलिएगा आप लोग, शॉर्ट नोट्स। ये किताब आप लोग को ध्यान रखनी है, रेमंड एंड मोरी ने दिया था। क्या नाम था उसका? रेमैन। देखिए ये तो आपको हरियंट की किताब में भी मिल जाएगा, परंतु इसका वर्ष आपको नहीं मिलेगा 1923 में। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो एक क्या है सर, वर्ष क्या है? 1923 सर। देखिए स्क्रीन को भी आप लोग देखते रहिएगा ध्यान से। ठीक है, रेड में के आगे क्या लिखा है सर आपने? मोरी। मोरी। हाँ, द लिमिटेशन की बात करता हूँ, द लिमिटेशंस की बात करता हूँ मैं आप लोगों से। एक किताब है ये, द लिमिटेशन ऑफ सोशल रिसर्च। ठीक है, इसकी किताब की बात करूंगा तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, शिपमैन का नाम आता है। किसका नाम आता है? शिपमैन का नाम आता है। और ये जो किताब आई थी शिपमैन के द्वारा 1988 में आई थी। ठीक है, शिपमैन 1988 में आई थी शिपमैन जी। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं रिसर्च के ही किताबों से लिया गया, ये सारी की सारी महत्वपूर्ण किताबें हैं, पेपर में हमें देखने को मिल सकती हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। एक किताब अगर हम बात करते हैं तो मेथड्स इन सोशल रिसर्च की बात कर रहा हूँ। सोशल रिसर्च की किताब है और ये जो किताब आई है, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, ये गुड्डे एंड हार्ट की आई है। सर क्या बता है बुक का नाम? देखिए लिखा हुआ, मैं स्क्रीन पर देखिए ना आप लोग, मेथड्स इन सोशल रिसर्च, गुड्डे एंड हार्ट का नाम आता है।
सबसे पहले किताब जो आई 1992 में आया था। इसका बाद में एडिशन हुआ, संस्करण हुआ, तो ये 2017 में आई दूसरी किताब, है ना। तो ये याद रखेंगे आप सभी लोग इनके बारे में थोड़ा सा, गुड एंड हार्ट के बारे में, ठीक है। हालांकि यही किताब मेथड इन सोशल रिसर्च की एक विद्वान थे डी बेली करके, क्या नाम था उनका, डी बेली, डेविड बेली। इन्होंने इस किताब को जब लिखा तो 1978 में लिखा था, 1978 में किताब लिखा था, ठीक है। गुड एंड हार्ट का नाम इंपॉर्टेंट है 1992 वाला, और बेली का नाम भी इंपॉर्टेंट है। रेडिकल सोशल वर्क दिया है इन्होंने, रेडिकल सोशल वर्क बेली ने, तो मेथड इन सोशल रिसर्च में भी 1978 आ सकता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे अगर हम बात करते हैं तो आपको द ग्रामर करके, द ग्रामर ऑफ साइंस, इस किताब के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो ये कार्ल पियर्सन की किताब है, 1892 में आया था, 1892 में आया था। क्या नाम आता है, पियर्सन का नाम आता है, क्या नाम आता है, पियर्सन का नाम आता है, कार्ल पियर्सन का नाम आता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आप लोगों से तो द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल, द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक लिखिएगा आप लोग, ठीक है, साइंटिफिक, हाँ, रीवैल्यूएशन, ये जो किताब आई थी, आप ध्यान रखेंगे सभी लोग, इम्पोर्टेंट है। ये थॉमस कोहन का नाम आता है, थॉमस कोहन का नाम आता है, और ये किताब कब आई थी, 1962 में आई थी, 1962 में आई थी, 1962 में आई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद एक लास्ट किताब, इसको आप ध्यान रखिएगा, द लॉजिकल ना करके लॉजिक करिए, द लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी, ये किताब आई थी कार्ल पापर का नाम, कार्ल पापर, 1934 में, ठीक है। नए नए नाम आप देख रहे हैं, बट ये रिसर्च के संबंध में है, ठीक है। तो इतनी बात आप लोग जरा मुझे एक बार स्पष्ट करा दीजिए कि क्या किताब आप नोट कर लिए, आपको पता हो चुका है किताब के बारे में? जी सर, नोट की सर। चलो, बहुत बढ़िया, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे समाज कार्य के अंतर्गत जो अनुसंधान है, जो शोध है, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे, है ना। समाज कार्य के शोध में पहले तो हमें ये जान लेना ज़रूरी है कि अनुसंधान होता क्या है। अगर मैं अनुसंधान की इंग्लिश की बात करूँगा तो रिसर्च होता है, ये बात आपको पता है अच्छे से, है कि नहीं। और अगर मैं इन्हीं रिसर्च को मैं दो भागों में डिवाइड कर दूं, एक तरफ री लिख दूं, एक तरफ सर्च कर दूं, तो री का अर्थ क्या बनेगा, पुनः खोजना, बिल्कुल। और अगर मैं आपसे बात करूं सर्च, तो सर्च का मतलब क्या बनेगा, खोजना। तो पुनः जो बना वो री का अर्थ बना, सर्च का जो अर्थ बना खोजना। तो अगर मैं यहाँ जब अर्थ लगाता हूँ कि पुनः खोजना या कुछ नया जानने से संबंधित खोज करना, तो क्या कहलाएगा, वो रिसर्च कहलाएगा। तो रिसर्च की परिभाषा भी आप बना सकते हो, है ना, कि अनुसंधान का तात्पर्य है, ठीक है, पुनः खोज या कुछ नया जानने से संबंधित प्रक्रिया को ही अनुसंधान कहते हैं। ये परिभाषा आपकी एक लाइन में बन जाएगी, आपकी एक लाइन में ये परिभाषा बन जाएगी रिसर्च का, है ना। तो समाज कार्य शोध जो है, या समाज शास्त्र के अंतर्गत बात करूं तो बेसिकली ये बताता है कि सहायक प्रणाली है। समाज कार्य के अंतर्गत कौन सी प्रणाली है, ये सहायक प्रणाली है, और इसी के माध्यम से कार्यकर्ता व्यक्ति की समस्या का समाधान इस प्रकार से करता है कि जिससे व्यक्ति स्वयं अपने पैरों पर क्या हो जाए, खड़ा हो जाए, है ना, और वह अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। इसी दिशा में समाज कार्य शोध जो है क्रमबद्धता और तार्किक पद्धतियों के द्वारा नए तथ्यों की खोज करता है ना, और पुराने तथ्यों का सत्यापन करता है। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग,
सत्यापन करता है। अब आपसे पेपर में सवाल बनता है इसी के अवधारणा से ही संबंध में, इसी की अवधारणा के संबंध में सवाल बनता है। जरा जवाब दीजिएगा किस तरीके से बनेगा सवाल आपके सामने। प्रश्न कहता है कि भारत में समाज कार्य, भारत में समाज कार्य के संबंध के शोध कार्य अधिकतर हुए हैं। अधिकतर हुए हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए आपसे कहता है आवश्यकताओं का मापन। प्रश्न बोल रहा हूं इसलिए ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन कहता है सेवार्थी के मापन में। ऑप्शन सी आपसे कहता है ए और बी। ऑप्शन डी कहता है कोई नहीं। बताइए। दोनों सर। आवश्यकताओं के रूप में भी आ जाएगा और इसके रूप में भी आ जाएगा। करें। सेवार्थी के मापन। बहुत बढ़िया। अगर आपने मुझे यहाँ पे जवाब, आवाज क्लियर है? एक बार बताइए, आवाज क्लियर? यस सर। जी सर। यदि आपसे ये कहा जाए समाज कार्य शोध के दौरान में कि बताइए भारत में शोध कार्य अधिकतर किस पे है, तो आवश्यकता का मापन को रखिएगा ध्यान और सेवार्थी के मापन, ये कीवर्ड है। रिसर्च बहुत ही सरल सब टॉपिक है, केवल बच्चे इसमें जो है ना हार्ड अपने अवधारणा बना ली है मानसिकता में, एक प्रकार से स्कीमा में डाल रखा है कि रिसर्च बहुत टफ है, लेकिन टफ नहीं है। केवल ध्यान से पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे ना आज समझ में आएगा आपको रिसर्च क्या होता है। रिसर्च आवश्यकताओं का मापन है। रिसर्च जानते ही क्या करता है? रिसर्च जो है ना प्रश्न में मिलता है, ऑप्शन में खुद मिलता है आपको, सत्यापन करने से संबंधित है। रिसर्च क्या करता है? सत्यापित करता है। रिसर्च से क्या बनता है? सिद्धांत बनते हैं। अच्छा, प्रिंसिपल वाले नहीं, थ्योरी वाले। रिसर्च से क्या होता है? पुराने तथ्यों को सत्यापित करना, नए तथ्यों को खोजना। बताइए, 5-6 पॉइंट बताऊं, इन्हीं में से मिलेगा आपको पेपर में, है ना? यही आपको ध्यान रखना है। समाज कार्य शोध, और समाज कार्य एक व्यवसाय तो है ही है जिसके द्वारा व्यक्ति समाज की अधिक से अधिक सहायता और विकास और उन्नति करने में उसका प्रयत्न करता रहता है, वही समाज कार्य शोध है। फिर आप देख सकते हैं मानव प्रगति के अनुसंधान सर्वाधिक महत्व रहा है और मानव की सक्षम प्रकृति और समय निरंतर चुनौतियों को प्रस्तुत कर रहा है। उन्हें दूर करने के लिए मानव तर्क एवं प्रयोग का अनुसंधान की प्रगति के पथ पर जो है अग्रसर हुआ है। बात सही भी है, ठीक है। अब देखिए परिभाषा, जेम्स ड्रेबर क्या कहते हैं? कहते हैं कि किसी शोध में ज्ञान अथवा सत्यापन हेतु जानने वाली जो क्रमबद्धता की खोज है ना, उसे अनुसंधान कहते हैं। आप बताइए रिसर्च क्या करेंगे? ऊट पटांग करेंगे, क्रमबद्ध से करेंगे, सुव्यवस्थित ढंग से क्रमबद्ध। तो रिसर्च जब भी आप करें सुव्यवस्थित ढंग से वैज्ञानिक विधि के माध्यम से क्रमबद्धता से करें। और ये खुद प्रश्न लिखता है, आप लोग देखते भी होंगे, वैज्ञानिक विधि लिखता है, क्रमबद्धता लिखता है, सत्यापित लिखता है, ऐसी चीज़ें लिखता है रिसर्च में। और जब ये ऐसे शब्द आते हैं ना, वो करेक्ट होते हैं। रिसर्च में कुछ कीवर्ड्स हैं, ट्रिक हैं, आप उसको सही लिखना है तो लिख लीजिए। एक कीवर्ड है सत्यापन, दूसरा कीवर्ड है क्रमबद्धता, तीसरा अगर हम बात करें तो तीसरा शब्द है वैज्ञानिक विधि, ठीक है, वैज्ञानिक विधि। चौथा शब्द है अन्वेषण, ठीक है, अन्वेषण, ठीक है। पुराने तथ्यों को सत्यापित कर देता है ये, ठीक है, पुराने तथ्यों को सत्यापित कर देता है। व्यक्ति के जीवन में जो क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रिया होती है, यानी एक कीवर्ड और आता है अंतर्निहित प्रक्रिया। बस ये 5 शब्द जो आपको बताएंगे कि ये रिसर्च का तरफ जा रहे हैं, ये रिसर्च की तरफ। और जिस ऑप्शन मिले उस ऑप्शन को क्लिक कर दीजिए, है ना। टाइम कम हो और क्वेश्चन ज़्यादा करना हो तो इस तरीके का ट्रिक भी आप फॉलो कर सकते हैं, सही होगा, गलत नहीं जाएगा प्रश्न आपका। दूसरी बात, आगे बढ़ते हैं। ट्रेवर्स के द्वारा दी गई परिभाषा है, शैक्षिक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जो शैक्षिक परिस्थिति में, क्या कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं? जैसे सत्यापन, क्रमबद्धता, वैज्ञानिक अंतर्निहित प्रक्रिया, सर ये इतने ही शब्द है ना? अन्वेषण, सत्यापन, हाँ, ठीक है। अंतर्निहित, हाँ, अन्वेषण मतलब खोज होता है, यस सर।
या हाँ शोध सर, भी कह सकते ये हो। हो गया ना सर, छह वर्ड: सत्यापन, क्रमबद्धता, वैज्ञानिक अंतःक्रिया, अंतर्निहित प्रतिक्रिया, अन्वेषण। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। देखिए, शैक्षिक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिससे शैक्षिक परिस्थितियों में एक व्यवहार संबंधी विज्ञान के विकास की ओर अग्रसर होता है। अब विज्ञान की ओर अग्रसर होने का मतलब क्या वैज्ञानिक विधि कहना उचित रहेगा? जी यस सर। सर। बिल्कुल। तो जी इसलिए सर। आपका ये भी परिभाषा करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, इसमें केवल एक ही विद्वान की परिभाषा पूछी जाती है, गुड्डेन हार्ट की। अभी मैं निदर्शन पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे परिभाषा आपको बताऊंगा। ठीक है, रिसर्च में आगे बढ़ेंगे, परिभाषा को आप छोड़कर सीधा हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, और वो पॉइंट हमारे सामने आता है रिसर्च। अच्छा, यहाँ तो मैंने आपको बता दिया। अंग्रेजी में अगर हम बात करें फिर से, यानी बार बार सर्च का मतलब खोजना, पुनः खोजना या बार बार खोजना, रिसर्च ही कहलाता है। सिंपल बात है, आप लोग जानते हैं ये बात। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है ना शायद जिनको पता ना हो यस इसके सर। बारे में। जी सर, पता है। पता है ना? हाँ। अब देखिए, इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, है ना, इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। अब देखिए इसकी क्या क्या विशेषताएं बन सकती हैं रिसर्च की। सिंपल सी बात है, आपको बता दूं मैं कि वैज्ञानिक विधि या दृष्टिकोण इसलिए विज्ञान को परिभाषा के अनुरूप अनुसंधान का पूर्वाग्रह और धारणाओं को व्यक्तिपरक होना जैसी त्रुटि से मुक्त करने की बात करता है। तो मैं आपको बता दूं, एक और शब्द नोट करना है तो कर लीजिए आप लोग। व्यक्तिपरकता वाला ऑप्शन हमेशा गलत होगा और वस्तुपरकता वाला ऑप्शन हमेशा सत्य होगा। प्रश्न का पैटर्न बट क्या कहेगा, लेकिन प्राथमिकता अगर रिसर्च की पॉइंट ऑफ व्यू में आएगी तो आप हमेशा प्राथमिकता ज़्यादा सोचेंगे वस्तुनिष्ठता के बारे में, वस्तुनिष्ठ। ना कि व्यक्तिनिष्ठता के बारे में। किसके बारे में ज़्यादा सोचेंगे? वस्तुनिष्ठ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ के बारे में। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात यह है, रिसर्च के अंतर्गत अगर आप MPPSC का सिलेबस देखेंगे तो वस्तुनिष्ठता जैसे शब्दों का प्रयोग किया है ना। अब ये वस्तुनिष्ठता होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें जान लेना ज़रूरी है ना। वस्तुनिष्ठता क्योंकि विशेषता है ये वस्तुनिष्ठता रिसर्च की। देखिए, विदाउट बाइस, इसका कीवर्ड्स लिख लीजिए, बिना भेदभाव के ये काम करता है वस्तुनिष्ठता पे। कीवर्ड्स ये शोध या समाजकारी शोध का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वस्तुनिष्ठता, बाकी जो गुण हैं उससे संबंधित है। पहले हम वस्तुनिष्ठता को समझने का मतलब ये है कि घटनाओं या वस्तुओं के बिना किसी पूर्वाग्रह का मतलब होता है भेदभाव। तो भेदभाव के भेदभाव क्यों देखना, जो कि शोधकर्ता का पूर्वाग्रह से मुक्त होने की बात करता है, भेदभाव से मुक्त होने की बात करता है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ यहाँ पे वस्तुनिष्ठता में कि भेदभाव नहीं ये रिलेट कराता है वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता जो बात करती है एक प्रकार से संपूर्ण या चहुमुखी बात करती है, सार्वभौमिकता की बात करती है वस्तुनिष्ठता, है ना। तो ये कभी एक इंडिविजुअल के रूप में नहीं देखता है वस्तुनिष्ठता, तो इसमें भेदभाव आता ही नहीं है। ठीक है, भेदभाव इसमें आता ही नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। मान लीजिए कि कोई शोधकर्ता है ना, शहर और गांव के क्षेत्रों में शिक्षा के स्तर के बारे में तुलनात्मक अध्ययन कर रहा है, और यदि वह पूर्वाग्रह को मन में रख ले तो सभी ग्रामीण लोग पढ़ना लिखना ही नहीं चाहते हैं, और यही शहरी लोग बहुत शिक्षित होते हैं, तो उससे उसका पूरा शोध जो है प्रभावित हो जाएगा। अब आप ही में से कोई बच्चा है, अगर मान लीजिए रिसर्च कर रहा है गांव को लेकर और शहर को लेकर, तो मानसिकता अगर मान लीजिए गांव में जाएगा, सर्वे करेगा भाई, तो वहाँ पे ज़्यादातर लोग क्या करते हैं भाई, कर्सी। हाँ, एक प्रकार से वो शिक्षित होते भी नहीं और शिक्षित होना चाहते भी नहीं हैं गांव के लोग। ऐसे लोग मिल सकते हैं, ऐसी बात आज भी ऐसे लोग हैं। तो ऐसी कंडीशन पे रिसर्चर जो होगा, यानी आप जो होंगे, तो क्या आप रिसर्च को छोड़ देंगे? नहीं, आप वस्तुनिष्ठता के आधार पे देखते हुए उसे मोटिवेट करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, और एजुकेशन से जोड़ने के साथ साथ उसे समाज की मुख्य धारा से भी जोड़ेंगे। तो इसलिए कहता है कि ये वस्तुनिष्ठता पर काम करना, तो रिसर्चर वस्तुनिष्ठता पर ही काम करता है, और ये आपका सही रहेगा। दूसरा बात करते हैं, तो एक शब्द आता है विश्वसनीयता। मैंने विश्वसनीयता की परिभाषा भी कल की क्लास में मैंने चर्चा भी किया था आप लोगों से। रिसर्च में विश्वसनीयता मतलब होता है एक प्रकार से स्थिर या सत्यापनशीलता। मतलब विश्वसनीयता को हम स्थिर भी कह सकते हैं, हम स्थिर भी बोल सकते हैं,
ऑब्लिक कर लो या तो और लिख लीजिए, स्थिर भी बोल सकते हैं, है ना। अच्छा, किस पॉइंट ऑफ व्यू में स्थिर बोलेंगे ये भी सर इसको रिलायबिलिटी बोलते हैं ना इंग्लिश में? हाँ हाँ, रिलेबिलिटी इसको इंग्लिश में कहते हैं। जी ठीक है। अब देखो, विश्वसनीयता को हम कैसे स्थिर के मान सकते हैं। मान लीजिए यथासंभव कोई, ठीक है, कोई परिस्थिति है, शोध स्थिर परिणाम प्रस्तुत कर रहा है। अब सपोज मान लीजिए आप सामाजिक शोधकर्ता हैं, आपने दिल्ली के छात्रों के परीक्षा परिणामों पर, दिल्ली के छात्रों के पर आपने क्या किया, परीक्षा के परिणामों पर सोशल मीडिया का प्रभाव जानने के लिए शोध किया और किसी निष्कर्ष पर आप पहुंचे। और यदि कुछ अंतराल पर, ध्यान रखिए, कुछ अंतराल पर ब्रेक, तो समान स्थितियां में शोध प्रक्रिया को दोहराने के बाद परिणाम पहले से बिल्कुल भिन्न हो सकता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि शोध प्रक्रिया विश्वसनीय नहीं, इसमें एक त्रुटि भी रह गई है। त्रुटि ये कि हर एक व्यक्ति यूनिक है, इसलिए उसके विचार भी अलग हो सकते हैं, है ना। तो परिस्थिति से स्थिर कहने का मतलब ये है कि अभी मैंने बोला आपसे कि भाई ये विश्वसनीयता की परिभाषा है, अब मैंने पिछली बार टाइम भी बोला था, है ना, तो वहाँ मेरे शब्द कुछ अलग थे, यहाँ मेरे शब्द कुछ अलग हैं। कल वाली जब बताया था परिभाषा, है कि नहीं, कुछ अंतर लग रहा है कि नहीं लग रहा है, वहाँ पे यहाँ पे अंतर है। तो मेरा हाँ, सर। कहने का मतलब वही है कि ये विश्वसनीय, अब मैं बता रहा हूँ तो ये विश्वसनीयता है, कुछ टाइम बाद अगर मैं बताऊँगा तो विश्वसनीयता हट जाएगी, तो फिर भिन्न आएगी, फिर अलग आएगा आपका वो, वही विश्वसनीयता होती है, वही विश्वसनीयता होती है। अब एक शब्द आता है निश्चयात्मकता, इसके मतलब अगर हम बात करें तो ये एक ऐसी विधि है, ये एक ऐसा मेथड है ये, जो प्रक्रिया और परिणाम दोनों पर लागू होता है। यहाँ सूचना और आंकड़े के नियोजन के रूप में, संकलन के रूप में, परीक्षण के रूप में किए जाते हैं। सभी चरणों में इस बात का ध्यान रखना जाता है, निश्चयात्मक मतलब सर्टन एरिया को ध्यान रखा जाता है, सर्टन चीज़ों को। तो यानी डेटा लेना, आंकड़े वगैरह लेना जो होता है ना, वो बेसिकली निश्चयात्मकता को बताता है। याद रखेंगे, जिस ऑप्शन में आंकड़ों को लेकर प्रश्न पूछा जाएगा, ढूंढने का प्रयास करिएगा ये कीवर्ड निश्चयात्मकता, हाँ, ये आपको करेक्ट दिखाएगा वहाँ पे, है ना, ध्यान रखिएगा। निश्चिंत रहें, प्रश्न भी करवाऊंगा। आज मैंने कुछ प्रश्न रिसर्च का लिया था, कुछ करवाए हैं, और भी प्रश्न उसमें रह गए हैं, करवाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये सारे प्रश्न उसमें इन्वॉल्व है। उसके बाद एक आती है वैधता, वैलिडिटी, मतलब विश्वसनीयता से संबंधित वैधता का अर्थ क्या हो सकता है। आपको बता दूं, अनुसंधान किसी भी वस्तुनिष्ठ और व्यवस्थित त्रुटि, सिस्टमैटिक एरर से मुक्त होना चाहता है या मुक्त होना चाहिए। जब भी आप रिसर्च करें, है ना, आप जब भी रिसर्च करें तो वस्तुनिष्ठता और व्यवस्थित जो त्रुटि है उनसे मुक्त करें, एरर से। तो शोधकर्ता या अनुसंधान में वैलिडिटी का मुख्य रूप से प्रक्रिया और उपकरणों, परीक्षण आदि की यथार्थता से रिलेट करा देता है। यथार्थता का मतलब होता है वास्तविकता, जो वास्तविक चीज़ें होती है। तो वैधता किस पे बात करती है, वास्तविकता पर। तो यहाँ पर कीवर्ड बना लीजिएगा वास्तविकता। तो जिस ऑप्शन में वास्तविकता शब्द भी आए, वह ऑप्शन आपका रिसर्च में सत्य जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये आपके सामने दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु था, ठीक है। शुद्धता की बात, सर जिसमें ये वर्ड आए तो वो कहीं से भी आग बंद करके लगा देंगे, ये ठीक है। हाँ, वास्तविकता तो हमेशा सत्य जाता है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस ऑप्शन में हो वास्तविकता, उसको करेक्ट कर दीजिए, है ना। ओके सर। प्रश्न का पैटर्न, अगर कहेगा निम्न में से नहीं है तो वास्तविकता को वहाँ से एलिमेंट कर दीजिएगा, हटा दीजिएगा, ये भी ध्यान ओके। रखिएगा, है ना। नहीं बात वाले करते option हैं, उसके बाद हमारे सामने एक शब्द आता है शुद्धता। शुद्धता का मतलब एक्यूरेसी होता है ना, एक्यूरेसी, यथार्थता। जी सर। इसका मतलब अगर मैं बात करूं आपसे, तो वैधता के निकट का संबंध है ये शुद्धता। इसके अंतर्गत शोध प्रक्रिया में उपकरण और साधन आते हैं। तो शुद्धता में सबसे ज़्यादा जो फोकस किया जाता है वो साधन पर फोकस किया जाता है और उपकरण पर फोकस किया जाता है। शुद्धता को तभी मापा जा सकता है यदि शोध साधनों और यथासंभव उचित ढंग से चयन किया गया हो तब।
अदरवाइज नहीं, अदरवाइज नहीं। इस बात को आप ध्यान रखें खासकर, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एक आता है जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण। सामान्यीकरण, सामान्यीकरण का क्या मतलब होगा? सामान्यीकरण ना सिद्धांत स्थापित करता है। क्या स्थापित करता है? ये एक समान सिद्धांत स्थापित करता है, पहली बात। अब ये ना छोटे से भाग पर होती है जिसे हम सैंपल का नाम देते हैं। तो देखिए, सामान्यीकरण दो रूप में हम देख सकते हैं। सामान्यीकरण हम दो रूप में देख सकते हैं। कैसे, समझिएगा जरा आप लोग। एक रूप तो होगा आपका समिष्ट। समिष्ट समझ रहे हो ना आप? नहीं समझ रहे तो पूछ सकते हो आप लोग, बता दीजिए जी सर, पॉपुलेशन को। पॉपुलेशन को। मैंने अगर आपसे कहा सर कि आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी पर रिसर्च करना है, तो बहुत सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे बच्चे हैं, है ना, तो ये प्रक्रिया किसकी बन जाएगी? पॉपुलेशन की बन जाएगी। अब अगर मैं कहूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप सोशल वर्क के डिपार्टमेंट में रिसर्च करना है, तो ये कौन सी प्रक्रिया बन गई? इकाई की प्रक्रिया बन गई। अब समझ में आया? सैंपल। बताइए, यूनिटी के रूप में, यस सर। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब सुनिए, जो समिष्ट है ना, ये क्या करता है? ये छोटे से भाग पर जाता है। यहाँ हम पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी पर रिसर्च नहीं कर सकते हैं, है ना। पूरी अगर मैं कहूँ 130 करोड़ जनसंख्या पे आप चलो पॉपुलेशन रिसर्च करो, तो नहीं कर सकते आप। उनमें से कुछ लोगों को लेंगे, तो इनमें से जो लेंगे ना, वही एक छोटा सा भाग बन रहा है। और ये प्रक्रिया सैंपल का रूप ले रही है। किसका रूप ले रही है? सैंपल का रूप ले रही है, ठीक है। तो इससे हम सिद्धांत बनाते हैं और निष्कर्षों पर जाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब आपसे सामान्यीकरण शब्द आता है तो उसमें आपका एक शब्द मिलेगा निष्कर्ष, कीवर्ड। दूसरा आप ध्यान रखेंगे, आप सभी लोग यहाँ पे समिष्ट, दूसरा समिष्ट, तीसरा सिद्धांत, ठीक है, थ्योरी वाला इसमें। और एक प्रक्रिया बनती है कि शोध प्रक्रिया के निष्कर्ष के बाद, यानी ये जो निष्कर्ष निकाला आपने, निष्कर्ष के बाद, ठीक है, एक विकसित अवधारणा होगी। आप लोगों ने एक सवाल भी देखा था, आई थिंक, मुझे शायद याद, मुझे तो याद है, पता नहीं आप लोगों को याद है कि नहीं याद है। तो प्रश्न आया था कि समाजकार्य शोध से क्या बनता है या क्या होता है। तो उसमें सिद्धांत वगैरह नहीं लिखा हुआ था, उसमें अवधारणा लिखा हुआ था। और वो बेसिकली जो प्रश्न रिलेट कराया था वो चर को रिलेट कराया, परिवर्तों रिलेट करवाया था। वहाँ पे परिवर्तों लिखा था, चर नहीं लिखा हुआ था, परिवर्तों लिखा हुआ था। तो उससे क्या बनता है? परिवर्तों का मतलब भी चर होता है, वेरिएबल होता है। तो वो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। निष्कर्ष से क्या बन रहा होता है? अवधारणा बन रही होती है, याद रखेंगे, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट कीवर्ड बन जाएगा। शोध प्रक्रिया के निष्कर्ष के बाद एक विकसित कॉन्सेप्ट होगा, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट होगा, और फिर उसके बाद सभी समान स्थितियों में वो सत्य माना जाएगा, वो सत्य माना जाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे सामने एक शब्द आता है अनुभव, या अनुभवात्मक कह लीजिए, है ना। ये क्या होता है? ये वास्तविक स्थिति या अधिक पहलुओं पर बल देता है। प्रत्यक्ष अनुभव या शोधकर्ता द्वारा किए गए अवलोकन पर आधारित होता है। तो यहाँ पे शोधकर्ता का क्या आधारित है? अवलोकन आधारित है। तो ध्यान रखिएगा, जब शोधकर्ता यानी जब आप अवलोकन करते हैं ना, तो वो शब्द रिप्रेजेंट होता है अनुभवात्मकता, एक्सपेरिमेंटल हम इसको बोलते हैं। एक्सपेरिमेंट जो है, मेंटल का नाम देते हैं अनुभव को रिलेट कराने के लिए, ठीक है। उसके बाद आपका आता है एक कार्य कारण, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट शब्द है ये, कार्य कारण संबंध की महत्व, या आप महत्ता भी कह सकते हैं, है ना। ये क्या है, इसको समझिए। विज्ञान यह कल्पना करके चलता है कि वर्तमान में जो घट रहा है उसके पीछे कुछ कारण होके, कोई भी समस्या अगर होती भी है तो कोई ना कोई रीज़न हुआ होता है कि नहीं? बात सत्य है ना? ये बिल्कुल सत्य है। जी तो उसके पीछे जो कुछ कारण विद्यमान है ना, और भविष्य में भी जो भी होगा उसके भी कुछ कारण होंगे, जो कुछ होगा उसका भी कुछ कारण होगा। और ये कहता है आपका समाज कार्य शोध कि कार्य कारण संबंधों को भी महत्व देता है ये, क्योंकि जो वर्तमान में हो रहा है वो भी रीज़न है,
जो पीछे हुआ वो भी एक रीज़न था, और जो आगे आने वाले टाइम में होगा भी, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ रीज़न होंगे, ठीक है, कारण होंगे, इसलिए आपका ये भी पॉइंट करेक्ट हो जाएगा। अब दूसरा है आपका आगे वाला, अनुसंधान जो होता है वो चक्र में होता है। अनुसंधान किस में होता है? चक्र में होता है। हम इसे चक्रीय भी कह सकते हैं। अच्छा, कैसे? समझिए, विज्ञान जो है बेसिकली शोध की प्रक्रिया में जब रिसर्च की जाती है सोशल वर्क में, तो वो चक्रीय प्रक्रिया को फॉलो करता है। अब चक्रीय प्रक्रिया को कैसे फॉलो करेगा, ज़रा ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्योंकि एक समस्या जो है वो एक सेवार्थी जो है एक समस्या के साथ शुरू, यानी वो समस्या के साथ आता है, और वही समस्या के साथ ही वो फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो उस समस्या को समाप्त करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता की एक अहम भूमिका उसमें होती है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि यह एक समस्या के साथ शुरू होगा अनुसंधान, और वह समस्या के साथ भी समाप्त होगा। तो हम एक समस्या का समाधान ढूंढते हैं, लेकिन तब तक कुछ और उससे संबंधित कोई और समस्या अगर सामने आ जाती है तो फिर शोध के द्वारा उसका निदान भी किया जाता है। काम करते करते बीच में अगर आप काम कर रहे हैं, कोई अगर सेवार्थी ने प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर खड़ा कर दिया, तो इसका मतलब थोड़ी ना है कि इसे छोड़ देंगे इस समस्या को। उस समस्या को तुरंत आपको समाप्त करना भी पड़ेगा टेक्निक लगाकर, ठीक है। तो यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे, चक्रीय के रूप में चलता है ये, चक्र के रूप में, ठीक है, ये चक्र के रूप में चलता है। सामाजिक अनुसंधान में एक शब्द आता है तार्किक, ध्यान रखिएगा, तार्किक वाला शब्द भी हमेशा सत्य जाता है। ये भी इसका मतलब है कि तार्किक विचार और नियमों के द्वारा जो है निर्देशित होता है। अनुसंधान के क्षेत्र में इंडक्शन जो है इंडक्टिव मेथड एक होता है, एक डिडक्टिव मेथड होता है। इंडक्टिव मेथड को हम लोग आगमन बोलते हैं, ठीक है, और जो डिडक्टिव मेथड होता है उसको निगमन बोलते हैं। इसका बहुत महत्व है। तो आगमन विधि और निगमन विधि का जो महत्व है वो बेसिकली तार्किकता में, लॉजिकल में इम्पॉर्टेंट है ना। अनुसंधान के प्रकारों के अंतर्गत जब व्यापक लेवल पे हम किसी चीज़ का वर्णन करते हैं ना, तो हम दोनों विधियों को फॉलो कर सकते हैं। बस ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये थे आप लोगों के जो है विशेषताएं। तो अनुसंधान में वैज्ञानिक हो गया, वस्तुनिष्ठता हो गया, व्यवस्थित हो गया, सुनियोजित हो गया, ये चीज़ें आ जाती हैं। अभी भी मैंने बताया है। नवीन ज्ञान, वृद्धि और विकास भी हो सकता है, ये भी मैंने बता दिया आपको, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो गुणात्मक और परिमाणात्मक, देखो गुणात्मक और परिमाणात्मक जो तथ्य होंगे, जो आंकड़े होंगे, उसको व्यवस्था की जाएगी और उसका विश्लेषण किया जाएगा और फिर निष्कर्ष निकाला जाएगा। तो जैसे एक गुणात्मक शोध होता है और एक मात्रात्मक शोध होता है। इनके माध्यम से हम क्या करेंगे, डाटा, प्रदत्त का मतलब होता है आंकड़े, ठीक है, उनके हम व्यवस्था करेंगे, आंकड़ों को हम लेंगे, संकलित करेंगे, और आंकड़े जब संकलित हो जाएंगे तो फिर हम उन आंकड़ों को क्या करेंगे, विश्लेषित करेंगे, और ये विश्लेषित करके हम जानते हैं किस पर पहुंचेंगे, निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। इससे पहले एक प्रक्रिया और आती है, सामान्यीकरण, ठीक है, ये स्टेप में मैं आपको पढ़ाऊँगा, परंतु आप चाहो तो यहाँ पे अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। विश्लेषण करके सामान्यीकरण के तत्पश्चात हम निष्कर्ष पर जाते हैं, ये बात आप लिख सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद अगर हम बात करें तो शोध कार्य का जो आलेख, शोध प्रबंध है, वो सावधानी पूर्वक तैयार किया जाता है। बात तो सही है भाई, जो भी आप रिपोर्ट लेखन की बात करेंगे या मैनेजमेंट की बात करेंगे वो सावधानी पूर्वक करेंगे, है ना। जरा सा एरर अगर हुआ तो पूरा रिसर्च खराब हो जाता है, ये बात आप खासकर ध्यान रखेंगे। प्रत्येक शोध कार्य को अपनी विधि और प्रविधियाँ होती हैं। जाहिर सी बात है, जब भी कोई आप रिसर्च करेंगे उसमें मेथड्स को फॉलो करेंगे, है ना, और शोध में उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होता है, और ठीक है, और इसी प्रक्रिया के दौरान प्रदत्तों के आधार पर परिकल्पना की जाती है। हाइपोथेसिस अभी आगे आने वाला है, हाइपोथेसिस की भी पुष्टिकरण होती है, ठीक है। प्रत्येक शोधकर्ता ने जो है निष्कर्ष निकालकर उसका सामान्यीकरण करता है, बात करेक्ट है। व्यक्तिगत पक्ष और भावनाओं और विचारों को महत्व नहीं देता है। देखो बात है व्यक्तिगत पक्ष का। व्यक्तिगत पक्ष का मतलब क्या था, वस्तु व्यक्तिपरक था, मैंने अभी पढ़ाया था ना, व्यक्तिपरक, और व्यक्तिपरक पर कभी बल नहीं देता है, ये साफ शब्दों में लिखा है। अनुसंधानकारी जो है सैद्धांतिक और व्यवहारिक दो प्रकार के हो सकते हैं, राइट, करेक्ट, सही बात है। अनुसंधान सैद्धांतिक भी हो सकता है और व्यवहारिक भी हो सकता है। कैसे, ध्यान से सुनिए। सैद्धांतिक का मतलब ये होता है कि जो तथ्य प्रयोग द्वारा सिद्ध हो चुके हैं उन तथ्यों के आधार पर हम वैज्ञानिक अवधारणाओं को प्रमाणित कर सकते हैं, बात सत्य है, ठीक है। और जो व्यवहारिक होता है, जो व्यवहारिक होता है
वो समाज द्वारा उत्पन्न समस्याओं के समाधान में सहायक होता है, सामाजिक नियंत्रण में सहायता होता है, सामाजिक वास्तविकता को समझने में बल देता है। व्यवहारिक उद्देश्य के द्वारा ही शोध अनुसंधान के माध्यम से अज्ञानता और अंधविश्वास को दूर किया जाता है, यानी उसे समाप्त किया जाता है। ये व्यवहारिकता का रूप लेगा। और सैद्धांतिक जो रूप लेगा वो सामाजिक जीवन को समझना और उस पर नियंत्रण करने की बात करेगा। ठीक है, समाज और सामाजिक जीवन में जो घटित होने वाली घटनाएं हैं उसके विषय में जो ज्ञान प्राप्त है वही सैद्धांतिक कहलाता है। बस ये बात ध्यान रखिएगा। बहुत ही इजी है और बहुत सरल है, केवल आपको समझना है। सिद्धांत जहाँ पे आ रहा है, जहाँ आप व्यवहारिक समझ रहे हैं कि नहीं मेरी बात, बताइए एक बार जरा, सैद्धांतिक और व्यवहारिक। हाँ सर, आ रहे समझ। हाँ, जी फिर सर। कहता है कि यह प्रक्रिया जो है कई चरणों से उत्पन्न होती है। बिल्कुल बात सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रिसर्च जब भी होता है वो स्टेप से होता है, और मैंने आपको बताया है PhD कैग, आपको बात करूंगा अभी आने वाले PhD कैग R, है ना। अब आपका यहाँ पे रिसर्च का जो था विशेषता वो भी होगी समाप्त। अब रिसर्च के कई टाइप्स हैं। रिसर्च को जो टाइप्स बनाए गए वो बेसिकली एक प्रकार से ध्यान रखिएगा, 2-3 ऐसे बिंदु हैं जो क्लासिफिकेशन के रूप में जाने गए हैं। कुछ ऐसे बिंदु हैं रिसर्च के अंतर्गत आते हैं, वो टाइप के रूप में जाने गए हैं। तो टाइप तो बेसिकली 2 ही होता है, कहीं मात्रात्मक मिलता है तो कहीं गुणात्मक ही मिलता है। ठीक है, उसके अंतर्गत कई पार्ट आते हैं। फिर भी हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे, इंपॉर्टेंट बिंदु है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। समझ में सभी को आ रहा? अगर ऐसा कोई बच्चा है जिसको समझ में ना आ रहा, रिसर्च इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने कल भी बताया था कि इस बार रिसर्च से प्रश्न की जो संख्या होगी कुछ अधिक हो सकती है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। 4 से 5 प्रश्न हो सकते हैं। यदि कहीं कोई दिक्कत, डाउट हो रहा है तो ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा, आप पूछ लीजिए यहीं पर। ठीक है, आगे बात करेंगे। अब हमारे सामने रिसर्च की जब हम बात करते हैं टाइप को लेकर या उसकी क्लासिफिकेशन को लेकर, तो हमें 2 चीज़ें ध्यान रखनी होती है। एक याद रखना है, मौलिक। मौलिक को ही क्या बोला जाता है? प्राथमिक बोला जाता है। मौलिक को ही प्राथमिक बोला जाता है, और इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है? प्राथमिक। बेसिक रिसर्च। जानते हैं बेसिक रिसर्च क्या होता है? अमीबा कह रहा हूँ, अमीबा, बताइए। सर मेरा नाम आबिदा है। अच्छा सॉरी, अबीदा जी बताइए। बेसिक रिसर्च सर, हाँ, सर जो हम ग्राउंड पे आकर करते हैं, ग्राउंड स्लम पे। एरिया। एक्चुअली सर मैं प्रैक्टिकली बता रही हूँ। ठीक है, आरती मैम आप बताइए। चलिए, जगदीश सर आप बताइए जरा। नहीं पता? चंद्रा जी कहाँ चले गए आप लोग? सर ऐसी रिसर्च जिसे हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, मतलब कि पहले हम जाते हैं, उसको इनटेक करते हैं, फिर उससे इंटरव्यू करते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं जहाँ पे से। चलो, वो आपने बेसिक अपने शब्दों में बताया बेसिक चीज़ें वो होती है जहाँ पे इस तरीके से, चलो कोई बात नहीं, फिर भी सही है। परंतु आप ट्रेडिशनल शब्दों में सुनने का प्रयास करिए, जो यूजीसी कहता है, जिस तरीके से वो लेके आता है एग्जाम में पेपर प्रश्न। बेसिकली अगर हम बात करें तो ये ज्ञान के वर्तमान संग्रह में वृद्धि के लिए होता है। वर्तमान के संग्रह में, अब आप ध्यान रखिएगा, संग्रह का मतलब यहाँ पे डेटा वगैरह के कलेक्शन से। तो ये जो प्रक्रिया बनी है इस बेसिक रिसर्च में, वो सिद्धांत और अवधारणा विकसित हुए हैं। तो बेसिक रिसर्च से क्या बनता है? सिद्धांत और अवधारणा बनता है। ये 110% बात सत्य है। और यह हो सकता है कि वर्तमान में इसका कोई उपयोग ना हो, लेकिन यह अकादमिक दृष्टिकोण से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसलिए आप ध्यान रखें ये पॉइंट। तो मैं आपसे कहूँगा कि बेसिक रिसर्च में सिद्धांत बनाए जाते हैं, बेसिक रिसर्च में अवधारणाएं बनाई जाती हैं, और ये रिसर्च की बात जो होती है ज्ञान के वर्तमान कंडीशन को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, इनको ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। प्रेजेंट टाइम में क्या प्रॉब्लम्स है, प्रेजेंट टाइम में क्या चीज़ें बन रही होती हैं, क्या समस्याएं होती हैं। एक आपका होता है व्यवहारिक को हम लोग बोलते हैं अप्लाइड, ठीक है। व्यवहारिक अनुसंधान, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ये बेसिकली विशिष्ट और व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करता है। अभी भी मैंने बताया व्यवहारिक के बारे में। मौलिक अनुसंधान के आधार पर ये किया जाता है। तो ये जो आप देख रहे हैं बेसिक ना, इसी के आधार पर ये किया जाता है।
ये बेसिकली वास्तविक स्थितियों को लागू करता है, ये वास्तविक जो चीज़ें हैं उस पर जिक्र करता है। ये गहन अध्ययन करता है, लेकिन ये विस्तृत अध्ययन करता है। आपका बेसिक वाला विवरणात्मक के रूप में आ जाता है। खोज का आविष्कार करता है, ये ज्ञान में वृद्धि करता है, ये आपका बेसिक वाला। लेकिन समाधान की बात करें अगर व्यक्ति की समस्या का समाधान के लिए, तो अप्लाइड वाला है ना, वास्तविक स्थितियों को जानने वाला, गहन अध्ययन करने वाला, ये आपका व्यवहारिक रिसर्च का पार्ट बनता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे खासकर। स्पष्ट है? बिल्कुल। ठीक है, बहुत सर अवधारणा को क्या कहते हैं? किसको मैम? अवधारणा। कॉन्सेप्ट, संप्रत्यय। अब देखिए, अब तो यहाँ अगर मैं बात करूँ, दो शब्द आपको मिलते हैं रिसर्च में। एक मिलता है आगमन और एक मिलता है निगमन। निगमन। बहुत बढ़िया। आगमन को इंडक्टिव, निगमन को डिडक्टिव। अब ध्यान देने वाली बात यह है, आगमन तर्क प्रणाली, तर्क का प्रयोग करके ज्ञान प्राप्त करने की ऐसी प्रणाली को हम लोग आगमन बोलते हैं, जहां आप तर्क से ले रहे हैं कोई ज्ञान, कोई चीज़। हालांकि तर्क से अगर आप निगमन भी ले सकते हैं, जिससे हम, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जो आप तर्क से लेंगे, दोनों में तर्क लेंगे, दोनों में तर्क लेंगे, ध्यान रखेंगे। परंतु यहाँ आपका पहले जब तर्क लेंगे तो वो उदाहरण से नियम की तरफ जाएगा। आप ये कह सकते हो एक प्रकार से विशेष से सामान्य की ओर, सामान्य की ओर। लेकिन अगर मैं आपसे यहीं इसी में बात कर रहा हूँ, आगमन में ही, अगर आप मैथ का सवाल लगाएंगे, मैथ का, तो पहले एग्जाम्पल बताएंगे फिर नियम बताए, यस सर। है ना? Yes, पहले sir. एग्जाम्पल Yes, sir. फिर नियम। ठीक उसी प्रकार से निगमन में बात करूं तो यह तर्क पर ही होगा, लेकिन इसमें सामान्य से विशेष की ओर जाता है। ये सामान्य से विशेष की ओर जाता है, और ये नियम से उदाहरण की ओर जाता है। नहीं, मैथ इसमें नहीं आएगा। मैथ में तो पहले नियम लागू होता है, मैथ निगमन में आ गया भाई। ये तो नहीं मैथ पाया ना निगमन कि में आ गया तर्क पहले। उदाहरण हाँ, से लिया। पहले जनरल से स्पेसिफिक यही हुआ। क्या? जनरल से स्पेसिफिक। हाँ, जनरल से स्पेसिफिक आपका जो है डिडक्टिव है। ठीक है, डिडक्टिव है। यहाँ पर मैथ लागू होती है। ठीक है, यहाँ पर मैथ आपका लागू होता है। सर निगमन में जी जी, निगमन नियम से उदाहरण की ओर जाएगा ना? नियम से उदाहरण। उदाहरण। बिल्कुल। सर अगर मैं पहले तो फार्मूला बताऊंगा ना, a² + 2ab है ना, प्लस b²। अब इसी पर आप सवाल लगा के दिखाइए जरा। 2 का जो है 2 + 3 का स्क्वायर। अब इसी फार्मूले पे आप रख लीजिए, है ना। तो पहले नियम बताऊंगा, फिर उदाहरण बता दिया। ये नियम बताया हूँ, अब इसी के ऊपर उदाहरण बता दिया। आप सवाल करके दिखाइए, ये मैथ का नियम बन गया फिर। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब हम बात करेंगे, एक मात्रात्मक शोध होता है। कौन सा? मात्रात्मक शोध। बहुत ही सरल होता है मात्रात्मक शोध। मात्रात्मक शोध का मतलब जानते हैं आप लोग? ये तथ्यों पर आधारित होता है सर। इसी को हम लोग कभी कभी पेपर में परिणामात्मक बोलते हैं। हाँ, है ना, परिणामात्मक बोलते हैं इसको, याद रखेंगे आप सभी लोग। ये स्वभाव से ही निगमन का रूप लेता है। इसमें पहले ना उपकल्पना का निर्धारित होता है, फिर सिद्धांत भी आते हैं। ठीक है, फिर आंकड़े को आधारित जो है निष्कर्ष निकाले वगैरह जाते हैं इसमें। ठीक है, तो मैं आपसे कहूँगा कि क्योंकि भाई ये मात्रात्मक शोध है, तो मैं आपसे कहूँगा कि साक्षात्कार हो, है ना, या आपसे मैं कहूँ सर्वेक्षण है, या मैं आपसे कहूँ अवलोकन हो, या मैं आपसे कहूँ अभिलेख है कि नहीं, या रिपोर्ट की बात करूं, या समीक्षा की बात करूं, प्रश्नावली भी इसमें आएगी ना सर? प्रश्नावली की बात करूं, बिल्कुल करेक्ट बात है। तो ये सब क्या पार्ट बनेंगे? ये कहीं ना कहीं डेटा को ग्रहण कर रहे हैं, डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये मात्रात्मक शोध का ही तो पार्ट है ना, मात्रात्मक शोध का ही पार्ट है। फिर आप सोच रहे हैं गुणात्मक में क्या होगा? सर एक मिनट सर, ये अवलोकन के बाद क्या लिखा है सर? अवलोकन के बाद आप यहाँ पे अभिलेख मेंशन कर सकते हैं। अभिलेख, अभिलेख। मखाने लियो खा लो बैठ के। ठीक है सर। अब आगे देखिए गुणात्मक शोध में।
गुणात्मक शोध में आप क्या कहेंगे? जाहिर सी बात है कि आप ध्यान रखेंगे, गुणात्मक शोध का उद्देश्य केवल इतना बन रहा है कि मानव व्यवहार और उसे नियंत्रित करने वाले कारणों को गहराई से समझना, है ना, गहराई से समझना। इस विधि में न केवल क्या, कहाँ, कब प्रश्नों की जांच करती है, बल्कि क्यों और कैसे का भी प्रयोग होता है। इसमें क्यों और कैसे इस शब्दों का भी प्रयोग होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे इसमें। और इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि गुणात्मक शोध जो है निदर्शन में कार्य करता है, और गुणात्मक शोध जो है आमतौर पे हाइपोथेसिस का प्रयोग ज़्यादातर ना करके वो एक प्रकार से फ्लेक्सिबिलिटी पर बल देता है ना, फ्लेक्सिबिलिटी पर बल देता है। इसकी सर इसमें केस स्टडी आती है क्या? जी क्या? इसमें गुणात्मक शोध में केस स्टडी आती है ना सर? कि केस नहीं? स्टडी आपका डेटा कलेक्ट करेगा मैडम वो, हाँ, तो के डेटा तो मात्रात्मक शोध में होगा या वो तो मात्रात्मक में आएगा। मात्रात्मक में हो जाएगा ना फिर वो तो, अच्छा ओके। फिर मात्रात्मक हो जाएगा। यहाँ आप देखो, गुणात्मकता का मतलब था गुण, क्वालिटी। अब आपकी क्वालिटी अच्छी है, मैंने अगर आपका चुनाव कर लिया, क्या कर लिया, चुनाव कर लिया, तो ऐसी प्रक्रिया में अगर मैंने आपको चुनाव किया तो बताओ मैंने यहाँ पे भेदभाव कर लिया। तो गुण को देखकर, आपके क्वालिटीज़ को देखकर कोई अगर चुनाव करता है तो गुणात्मक शोध का एक प्रकार से क्या बन जाता है, बताइए? भेदभाव हो जाएगा भाई, यही सी बात है, भेदभाव आ जाएगा उसके साथ। और मात्रात्मक शोध की बात करेंगे तो इसमें मात्रात्मक में ना गुण वगैरह नहीं देखा जाता है, नंबर वगैरह से देखने को भी बात आ जाती है कभी कभी, सांख्यिकी पे डिपेंड होता है ना सर, ये सांख्यिकी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, संख्याओं पर। हाँ बिल्कुल। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। स्पष्ट हो गया ये बात? क्लियर करिए। जी सर। चलो बहुत बढ़िया। आगे हम बात करते हैं, हमारे सामने एक और बिंदु आता है, उस चीज़ को भी हम ध्यान रखेंगे। फोकस ग्रुप रिसर्च। फोकस ग्रुप रिसर्च, समूह केंद्रित शोध। अब बताओ, इसमें ना शोधकर्ता यानी आप जो है आप एक साथ कुछ व्यक्तियों के समूह को किसी विषय वस्तु पर चर्चा करने के लिए एकत्रित किया है। जागरूकता पे मान लीजिए एकत्रित किया है आप लोगों ने कि भाई कोविड के बारे में जागरूक करेंगे लोगों को। और समूह में सदस्यों की संख्या कम रखी जाती है ताकि सदस्य स्वयं को अधिक स्वतंत्र तरीके से व्यक्त कर सके, इसलिए समूह केंद्रित शोध होगा। तो समूह केंद्रित शोध में हम क्या करेंगे, जो संख्या होगी समूह की वो कम रहेगी। कम रहने का रीज़न बताइए जरा आरती जी, बताइए कम होने का रीज़न बताइए। चंद्रा सर किसी पर्टिकुलर ग्रुप पर हाँ, सैंपल उसका कम लेंगे ना, ताकि हम किसी पर्टिकुलर समस्या पर क्या कर सके, बातचीत कर सके, इसलिए हमने कम लिया है ताकि वो स्वतंत्र तरीके से अपनी बातों को क्या कर सके, वो अभिव्यक्त कर सके। सही बात है ना जगदीश जी, बताइए। सब ज्यादा जी सर। arguments भी नहीं होते। जी तो सर। ये बात आप ध्यान रखिएगा। आगे अगर हम बात करते हैं तो एक आता है प्रत्यक्ष अवलोकन। नाम से स्पष्ट है, आपको मालूम है डायरेक्ट की बात होती है। देखिए कॉपी पर ये सारी चीज़ें अगर आप नोट कर रहे हैं ना, ये शब्द आते हैं पेपर में तो बहुत अच्छी बात है। तो इसमें बाह्य पर्यवेक्षक के द्वारा प्रदत्त एकत्रित किए जाते हैं। जो बाह्य पर्यवेक्षक होता है, अब जानते हैं बाह्य पर्यवेक्षक कहाँ से आ गया है कि नहीं, कंफ्यूज कर रहा होगा आपको, लेकिन बता रहा हूँ। बाह्य पर्यवेक्षक के द्वारा क्या हो गया, प्रदत्त। प्रदत्त का मतलब आंकड़ा होता है, एकत्रित किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से सुनिएगा, जैसे मान लीजिए आपने किसी को नेतृत्व वाले भूमिका दे दिया है ना, नेतृत्व वाला, वह प्रक्रिया अगर कर रहा है, अगर डेटा कलेक्ट कर रहा है। जैसे आप पढ़ेंगे अभी स्नोबॉल सैंपलिंग के बारे में। स्नोबॉल क्या होता है भाई कि एक व्यक्ति ने 2 फॉर्म लिए, एक इधर दे दिया, एक इधर दे दिया। अब इसने भी 2 फॉर्म लिया, इसको दे दिया, इसको दे दिया। डेटा कलेक्ट हो रहा है, डेटा क्या हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर ये क्या कहलाते हैं, एक प्रकार से डेटा, वाह जो है पर्यवेक्षक कहलाएंगे। ठीक है, यहाँ पर फिर डेटा आ जाता है, तो इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष अवलोकन का भी पार्ट। लेकिन ये प्रत्यक्ष हुआ इसके लिए, अगर मान लो ये अगर डेटा इसको दिया है तो इसके लिए प्रत्यक्ष हुआ। लेकिन अगर इसने 2 लोगों को फॉर्म दिया है तो ये जो व्यक्ति है इस वाले व्यक्ति के लिए अप्रत्यक्ष हुआ। इसके लिए क्योंकि ये इसको नहीं जानता, ये इसको जानता है।
समझ में बात आई? जी सर। नहीं समझ में आया पूछ लो। जी सर, प्रत्यक्ष फेस टू फेस होता है। हाँ, कोई कह रहा नहीं सर। हाँ भाई, ऐसा कोई है? ये सर नहीं समझ में आया सर, ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ। क्या कह रहे हो? कुछ मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। प्रदत्त मतलब तथ्य भी होता सर है ये ना? वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, ये बता रहे हैं। ठीक ठीक ठीक, आप सुनो सर, आपको समझ में नहीं आया? देखो, ये एक व्यक्ति है, पर्यवेक्षक है ये। अब ये पर्यवेक्षक ने दो फॉर्म लिए थे, एक फॉर्म इसको दे दिया, एक फॉर्म इसको दे दिया। अब बताइए, ये वाला जो दिया है ये जानता है ना इसको, तभी तो दिया इसको। तो ये प्रत्यक्ष हो गया, ये प्रत्यक्ष अवलोकन हुआ। अब मान लो फिर इसने क्या किया, दो लोगों को और फॉर्म दे दिया, इनको और इनको, ठीक है। अब इसने भी क्या किया, दो लोगों को और फॉर्म दे दिया इसको। तो अब बताइए, ये वाला व्यक्ति तो इसको जानता है, क्या ये वाला व्यक्ति जो यहाँ पे मैं अब सर्कल बना रहा हूँ, ये वाला व्यक्ति इसको थोड़ी ना जानता है, एडमिन को। एडमिन तो ये है ना। नहीं सर, नहीं जब जानता। इसको नहीं जानता है तो ये अप्रत्यक्ष है ना, और ये इसके लिए प्रत्यक्ष है। तो ये पर्यवेक्षक बाह्य पर्यवेक्षक है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये सुनो बोल, अभी मैं पढ़ाऊंगा तो उसको रिलेट करके बताऊंगा आपको। ये हो गया। फिर एक होता है गहन साक्षात्कार। गहन साक्षात्कार डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होता है। इसके द्वारा जो होता है ना, पर्यवेक्षक क्या करता है, जो है संचरित होता है, या एक संचरित होता है, और इसमें जो है यथासंभव तथ्यों की गहराई से जानने का प्रयास किया जाता है। जो भी तथ्य होंगे ना, उन तथ्यों को क्या होगा, बड़ी गहराई से समझने की बात करता है ये गहन साक्षात्कार में। तो एक प्रकार से गहन साक्षात्कार पूछ ले सकता है कि कौन सा साक्षात्कार है, तो असंचरित है। संचरित मत लगा दीजिएगा वरना गलत हो जाएगा पेपर में सवाल 2 नंबर का। तो गहन साक्षात्कार क्या होता है, असंचरित। और साक्षात्कार क्या होता है, संचरित होता है। हालांकि साक्षात्कार 2 टाइप बन जाता है, फिर भी आप ध्यान रखेंगे संचरित साक्षात्कार का ही पार्ट माना जाता है इसका, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। एक आपका आता है, अगर हम बात करते हैं कथनात्मक अनुसंधान। इसका मतलब क्या होता है, नरेटिव। क्या इसका मतलब होता है, नरेटिव इंग्लिश में। अगर हम बात करते हैं नरेटिव असंचरित को क्या कहेंगे सर इंग्लिश में? असंचरित इंटरव्यू होता है, एक आपका डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। असंचरित को आप इनडायरेक्ट का भी रूप दे सकते हैं इंग्लिश में, अनस्ट्रक्चर्ड बोलेंगे हाँ, सर। अनस्ट्रक्चर्ड भी बोल सकते हो। हाँ, जो इनडायरेक्ट हो आप इसी तरीके से भी बोल सकते हो, अनस्ट्रक्चर्ड भी बोल सकते हो, और इनडायरेक्ट भी लिख सकते हो ऑब्लिक करके, ठीक है। नरेटिव एक होता है। नरेटिव की बात अगर मैं करूं आप लोगों से, तो यह मुख्य रूप से साहित्य समीक्षा की बात करता है। किसकी बात करता है, साहित्य हाँ, लिटरेचर ऑफ रिव्यू की बात करता है। तो ये नरेटिव जो होता है ना, साहित्य की समीक्षा करने में सही होता है, और उसी का एक दृष्टिकोण माना जाता है। मान लीजिए ब्रिटेन का कोई रिसर्च है, और उस रिसर्च को यहाँ पे इंडिया में फॉलो किया जा रहा है, उसको पढ़ के या न्यूज़पेपर या टीवी पर देखकर, कोई भी साधन हो सकता है, स्रोत कई भी हैं इसके, ठीक है। तो उसको जो है उसी के रूप में जब दृष्टिकोण व्यक्त करना जाता है, मतलब जो लिखा है डिट्टो कॉपी कर रहे हो आप लोग, तो वह प्रक्रिया क्या बन जाएगी, कथनात्मक अनुसंधान बन जाएगी, है ना, कथनात्मक अनुसंधान बन जाएगी। एक शब्द आप लोगों ने नाम सुना होगा, ठीक है सर एक बार फिर से बता दीजिए सर। कौन सा सर? कथनात्मक वाला सर, थोड़ा सा। कथनात्मक रिसर्च सर ना, लिटरेचर ऑफ रिव्यू करने में सही तो होता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि पूर्ण रूप से आप ना उसको कॉपी ना करें, कुछ चीज़ों को कॉपी कर ले। जैसे मेरा रिसर्च है कोई, मैंने डिसेबिलिटी पर रिसर्च किया है और आपने मेरा कॉपी कर लिया, तो कुछ पॉइंट को अगर आपने अपने रिसर्च में मेंशन कर रहे हैं तो कथनात्मक रिसर्च कहलाएगा वो, है ना। और डिट्टो कॉपी कर लेंगे तो वो नल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, उसका मतलब कुछ नहीं, उसमें एरर्स आ जाएंगे, है ना, ठीक है। फिनोनम के नाम सुना ही होगा आप लोगों ने, घटना जन्य जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, घटना जन्य रिसर्च बोलते हैं। और इस रिसर्च के बारे में अगर हम बात करें तो ये गुणात्मक अनुसंधान होता है। क्या होता है ये, गुणात्मक रिसर्च, हाँ। और जो गुणात्मक रिसर्च होता है ना, ध्यान रखिएगा, इसमें शोधकर्ता एक या अधिक व्यक्तियों के किसी घटना विशेष के बारे में अनुभव को समझने का प्रयास करेगा। तो जो अनुभव को समझने का प्रयास करेगा वो घटना वाला हो जाएगा। तो कीवर्ड आप ध्यान रखिएगा, अनुभव को समझने वाला।
इसका उद्देश्य ये होता है कि प्रतिभागियों के दृष्टिकोण से जो वर्तमान की स्थिति है ना, या प्रक्रिया या घटना विशेष, उसकी स्वाभाविक और वास्तविक परिस्थितियों का अध्ययन करेगा। बस वास्तविक जो चीज़ें वर्तमान की है, ठीक है। एक एथनोग्राफी होता है जिसको नृजातीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नृजातीय। तो क्या बोलते हैं इसको? एथनोग्राफी बोलते हैं। अब ध्यान रखिएगा आप लोग, ये बेसिकली भौतिक और सामाजिक पर्यावरण जिसमें अध्ययन किए जाते हैं, शिक्षण संस्थान में जाते हैं, और कोई अन्य कार्य, यदि आप मान लीजिए जैसे अगर मैं आपसे बात करूँ मानव शास्त्र है ना, मानव शास्त्र में तो ये जो जातिवृत्त अध्ययन है, जो इथनोग्राफी अध्ययन है, जो नृजातीय अध्ययन है, ये ज़्यादातर मानव शास्त्र में होता है ना, जाति वृत्तात्मकता में होता है, और ये भौतिक और सामाजिक पर्यावरण में अध्ययन करता है। बस ये बात ध्यान रखिए, भौतिक सामाजिक पर्यावरण में अध्ययन करता है नृजातीय, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। एक आपका होता है केस स्टडी। केस स्टडी, केस स्टडी का मतलब क्या होता है कि जब हम कई इकाइयों या न्यायाधीशों का अध्ययन करते हैं तो उसमें गहन अध्ययन करते हैं। तो ऐसे कंडीशन पे जब हम किसी एक व्यक्ति का चुनाव करके उस पर काम करते हैं ना, जैसे यूनिट के रूप में होता ही है, इकाई के रूप में ये है कि नहीं, हर एक व्यक्ति यूनिक होता है, अद्वितीय होता है, इसलिए हमने क्या किया भाई, समस्याएं अलग होंगी तो उसकी समस्या का समाधान भी अलग होना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा, इसलिए इकाई के रूप में ये जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? इकाई के रूप में। क्लियर हो रहा है? जी सर। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एक पॉइंट हमारे सामने आता है, एक पॉइंट और कुछ छूट रहा है इसमें। हाँ, एक्स पोस्ट अगर हम बात करते हैं तो हमारे सामने एक और रिसर्च आता है, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च आता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? घटनोत्तर अनुसंधान बोलते हैं। इसमें क्या होता है ये ध्यान रखिएगा, ये बेसिकली एक सामाजिक विज्ञान, समाज कार्य और व्यावसायिक संगठनों में प्रयोग किया जाता है। सोशल वर्क में, सोशल साइंस में, और किस में? वोकेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, इन जगह पर यूज़ होता है एक्स पोस्ट फैक्टो। ये क्या होता है मैं बता देता हूँ। ये शोध किसी घटना के संदर्भ में आयोजित की जाती है। मतलब ये रिसर्च जो है, कोई एक घटना होगी, उस घटना के संबंध में जो है ये चीज़ें बताता है, ठीक है, संबंध में बताता है। यह मूल रूप से घटना जो होती है वो स्वतंत्र वेरिएबल से संबंधित होगा। ध्यान रखेंगे, दूसरा पॉइंट आपके लिए यहाँ पर रहेगा, ये काम किस पे करेगा? स्वतंत्र जो चर होता है उस पे काम करेगा। स्वतंत्र जो चर होता है उस पे काम करेगा। अब आपको पता होना चाहिए कि स्वतंत्र चर होता क्या है। देखिए, चर, स्वतंत्र चर वो चर होते हैं जिसमें प्रयोगकर्ता का नियंत्रण होता है। मतलब मैं क्या हूँ? मैं मान लीजिए प्रयोग करता हूँ, मेरा नियंत्रण है कि भाई आज अभी क्लास हो रही, ठीक है, शाम को 8:30 या मान लीजिए कल की क्लास नहीं होगी, है ना, कल की क्लास नहीं होगी, तो ये मेरा नियंत्रण है कि मैंने क्लास बंद कर दिया, और आप लोग मान भी जाएंगे कि हाँ भाई कल क्लास नहीं हो रही, ठीक है। तो यहाँ मैं अपने अनुसार क्या कर सकता हूँ बताइए? परिवर्तन कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? परिवर्तन कर सकता हूँ। हाँ, ये बात आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर ये पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी फिर, है ना। तो इसको बोलते हैं स्वतंत्र चर, और इसी स्वतंत्र चर पर ये क्या होता है? घटनोत्तर या एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च जो है आधारित है। तो किसी घटना के संदर्भ में बात करेगा, स्वतंत्र वेरिएबल से रिलेटेड है। दो बातें आपके लिए बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात इंपॉर्टेंट है, सामाजिक विज्ञान, समाज कार्य और वोकेशनल व्यावसायिक संगठन में ये काम करता है, ठीक है। एक हिस्टोरिकल होता है। हिस्टोरिकल का नाम सुना है? ऐतिहासिक। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हिस्टोरिकल रिसर्च होता है। हिस्टोरिकल रिसर्च की बात अगर मैं करता हूँ आप लोगों से, तो ये बेसिकली जो होता है ना, अतीत की बात, यानी भूतकाल की बात। एक मिनट थोड़ा सा रुकिए, चलिए। तो ये एचआर का मतलब है हिस्टोरिकल, यानी अगर हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं ऐतिहासिक अनुसंधान। नाम से ही स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं ये इतिहास के बारे में जिक्र करेगा। और मैं आपको बता दूं कि इसमें शोधकर्ता से यह अपेक्षा की जाती है कि वर्तमान जो हालात हैं, जो वर्तमान की कंडीशन है, जो दशा है,
ठीक है, उसके परिप्रेक्ष्य में भूतकाल और वर्तमान घटनाओं पर चर्चा करेगा। तो भूतकाल प्लस में वर्तमान काल के बारे में ये जिक्र करता है। ठीक है, समस्याओं वगैरह के बारे में ढूंढने का प्रयास करता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। एक होता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, है ना। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च नाम से ही पता है कि ये कहीं ना कहीं स्थितियों का वर्णन करेगा, है ना। तो स्थितियों का क्या करता है, ये वर्णन करता है। ध्यान रखेंगे, इसमें एक शब्द था क्या है और क्या था, ऐसे शब्द आते हैं जो डिस्क्रिप्टिव। ये मतलब मान लीजिए किसी शरणार्थी पे या समूह पे या समुदाय पर किसी की पूरी स्थिति लिखनी है, उसकी समस्या वगैरह के बारे में विवरण देना है, तो वो सर्वे पद्धति लगा के उसका उपयोग करेगा और फिर उसके बाद उसकी पूरी डिटेल लिखता है कि ये समस्या, ये चीज़ें हैं, ये तो ये चीज़ें देखने को मिलती है। तो समस्या क्या है, क्या था, ये मिलता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हमें। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे सामने एक और आता है, वह आता है एनालिटिकल, है ना। एनालिटिकल रिसर्च का मतलब ये होता है कि विश्लेषणात्मक होता है। इसका मतलब क्या बनेगा कि तथ्यों और जानकारियों का उपयोग करता है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि आप लोग पहले से ही तथ्यों और जानकारियों का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। आप लोग शोधकर्ता, ठीक है, जानकारियों का प्रयोग करता है या उपयोग करता है। और इसमें जो है आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का प्रयास किया जाता है। जो क्रिटिकल होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आलोचनात्मक, ठीक है, इसका क्या करेगा, ये मूल्यांकन करेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। एक आपका होता है सहसंबंध, और सहसंबंध को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरिलेशन। क्या बोलते हैं, को रिलेशंस या जो है कोरिलेशनल भी आप कह सकते हैं। मतलब इसमें ना एक स्थिति के दो पहलुओं के बीच का जो संबंध होगा उसके बारे में बात होती है। तो दो या दो से अधिक जो वेरिएबल होते हैं, है ना, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि एक दूसरे के लिए, मतलब ये एक निश्चित परिस्थिति में जो कारक होते हैं एनालिटिक रिसर्च है या जी एक्सपेरिमेंटल? एनालिटिक रिसर्च है या एक्सपेरिमेंटल? नहीं, एक्सपेरिमेंटल अलग है, अभी बात करेंगे एक्सपेरिमेंटल पे भी। ठीक है, तो फिर अच्छा, एक एक्शन दिया हुआ है सर, एक्शन वही है ये? नहीं, एक्शन रिसर्च जो है क्रियात्मक होता है। एनालिटिकल जो होता है वो बेसिकली विश्लेषण करता है ना। शोध करता है, उसमें क्या करता है, तथ्यों की पूरी जानकारी लेता, तभी तो विश्लेषण करेगा समस्या क्या है, छोटे छोटे भागों में डिवाइड करना। ठीक है, टोटल ये कितना है सर? 6? क्या 6 है रिसर्चेस जो है, मतलब जो नहीं मेथड्स जो बताए, ये टाइप्स के अंतर्गत आते हैं। हम मेथड्स के भी रूप में ले सकते हैं, आप लोग मेथड्स भी ले सकते हैं, टाइप के रूप में भी ले सकते हैं, है ना। तो ये देखिए, पहले कोरिलेशन को देखिए। कोरिलेशन जो होता है ना, वो कारकों के बारे में जिक्र करता है। यानी एक प्रकार से आप ये कह लीजिए कोरिलेशन वाले को कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कारकों की पहचान की जाएगी कि कारक क्या है जिसकी वजह से ये समस्या आई है ना। इस टाइप की चीज़ों को रिलेट करके वो बताता है सहसंबंध में। उसके बाद एक आपका होता है एक्सप्लानेटरी, मतलब व्याख्यात्मक। इसका मतलब व्याख्यात्मक अनुसंधान में एक ऐसी स्थिति या घटना के दो पहलुओं के बीच, जैसे कैसे और क्यों, कैसे और क्यों जैसे सवालों का जवाब देने की जो चेष्टा करता है, वो व्याख्यात्मक अनुसंधान करता है ना। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो रट्टा लगाने के परिणाम स्वरूप परीक्षा से संबंधित तनाव क्यों होता है, इसकी व्याख्या कर देगा। तनाव की वजह से हृदय रोग की उत्पत्ति कैसे होती है, इसकी बात फिर करने लगेगा। तो ये एक प्रकार का एग्जाम्पल, ठीक है। और एक होता है समवेशी। समन्वेशी, समन्वेशी को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सप्लोरेटरी, है ना। अनुसंधान मूलक भी कहते हैं इसे, शोध मूलक भी बोलते हैं इसी को। इसमें अनुसंधान का, इसी को ना लघु रूप भी कहा जाता है। शोध का लघु रूप कौन सा है, समन्वेशी है।
शोध का। छोटे पैमाने पर अध्ययन करता है ये, है ना, छोटे पैमाने पर अध्ययन करता है, ठीक है। और इस स्थिति या घटना के जो दो या दो से अधिक कोई पहलू होते हैं उनके बीच संबंध को स्पष्ट करता है। यानी ध्यान रखिए, दो या दो से अधिक पहलुओं के बीच में क्या करेगा, संबंध को स्पष्ट करेगा। अब पता चले कि आप लोग संबंध का उसमें लगा दीजिए साथ संबंध वाला रिलेशन, वो गलत हो जाएगा। साथ संबंध वाले में दो या दो से अधिक वेरिएबल आता है, परंतु वहाँ पे जो होता है निश्चित परिस्थिति में कारक की पहचान होती थी कोरिलेशन वाले में। यहाँ आपका क्या होगा, दो या दो से अधिक पहलू तो होंगे लेकिन बीच का संबंध स्पष्ट करेगा, है ना, संबंधों को क्या करेगा, स्पष्ट करने की बात करता है या उसकी चेष्टा करता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, आगे बात करते हैं। ये क्लियर, ये समझ में आ गया? जी सर। जी सर। जी सर। एक आपका होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या कहता है, नाम से पता है, एक्सपेरिमेंटल। हाँ, मतलब यहाँ आपको कारण और प्रभाव के बारे में अगर कोई करता है तो कौन करता है, कारण एंड प्रभाव, प्रयोगात्मक, हाँ, है ना भाई। जैसे मान लीजिए धूम्रपान की वजह से फेफड़ों में कैंसर होता है तो कारण भी पता चल जाएगा और उसका प्रभाव भी पता चल जाता है कि नहीं। तो ये चीज़ें पता चल जाती है। गरीबी का मुख्य कारण क्या है, बेरोजगारी है, तो बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है, गरीबी है। दोनों एक दूसरे के पूरक बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में बातचीत करता है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। एक होता है इम्पीरिकल रिसर्च। इम्पीरिकल रिसर्च का नाम सुना है, सुना ही होगा। जी सर, अनुभवजन्य। अनुभव सिद्ध होता है ये मैम, अनुभव सिद्ध। तो अनुभव और अवलोकन पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर है, अवलोकन पर और निर्भर पर, इस पर जो है ये आधारित है। और शोधकर्ता जानते क्या करता है, शोधकर्ता यहाँ पे ना परिकल्पना तैयार करता है। क्या तैयार करता है, हाइपोथेसिस, यानी परिकल्पना तैयार करता है, ठीक है। बस इतनी बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ये थे आपके यहाँ पर जो है टाइप्स के बारे में जिक्र कर रहे थे हम लोग, है ना। और यहाँ पे देखिए बौद्धिक और कारण के रूप में रिप्रेजेंट किया गया, मूलभूत व्यवहारिक अनुसंधान के रूप में ही रिप्रेजेंट किया गया है। मूलभूत में बेसिक जो रिसर्च था मैंने भी आपको बताया, मुख्य कारण तथ्यों एकत्रित किया जाता है, ये चीज़ें आ जाती हैं इसमें, ठीक है, वही चीज़ें थी। अब शोध के चरण की बात करने वाले हैं हम लोग, शोध के चरण पर। शोध के चरण कौन कौन से होते हैं पता है आपको? अगर आप कह रहे हैं सोशल वर्क इज, क्वेश्चन में सोशल वर्क इज, एक मिनट,